15-20 साल के बच्चों के स्कूल कॉलेज में अगर उनकी यूनिफॉर्म मनपसंद की नहीं है तो ये लोग प्रोटेस्ट करके अपनी यूनिफॉर्म चेंज नहीं करा पाते और नेपाल के बच्चों ने सरकार बदल दी। पूरे देश में ब्लैकआउट था, मोबाइल सिग्नल गायब थे, वाईफाई डेड हो चुके थे और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस तो पहले ही बैन हो चुके थे। इस सब के बावजूद भी 5 लाख से ज्यादा जैन जी काठमांडू तक आखिर पहुंचे कैसे? और इन बच्चों को 35 साल पुरानी एक स्टेबल गवर्नमेंट से आखिर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थीं? क्या देश की सरकार सच में बेकार थी? और क्या इन जेनजी बच्चों के मुद्दे सच में इतने ताकतवर थे कि एक एस्टैब्लिश देश की सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी? नेपाल में एक एनजीओ पिछले 5-7 साल से ऐसा क्या काम कर रहा था कि पूरे देश के इंजीनियर्स और टेकी की हंटिंग चल रही थी? अब फाइनल सवाल कि नेपाल में ये सत्ता का रीसेट क्या इन जेनजी बच्चों ने खुद किया है या इनसे किसी विदेशी ताकत ने जबरन जेनजी कहकर, मॉडर्नाइजेशन कहकर जबरदस्ती कराया है? और हमारे पड़ोस में ही बनी जेनजी यूथ की ये नई सरकार पूरे भारत के लिए ठीक है या नहीं? आइए डिकोड करते हैं। नेपाल में लगभग 30-35 सालों से केपी शर्मा ओली की सरकार ही थी और इन पर कई सालों से एलिगेशन लग रहे थे कि ये अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए पूरे देश की संप्रभुता को बेच रहे हैं। कैसे? तो नेपाल एक गेटवे है, एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ हमारा भारत है। उस तरफ से चाइना चाहता है कि इस नेपाल के थ्रू भारत पर नजर रखी जाए और इस तरफ से हम चाहते हैं कि नेपाल के थ्रू हिमालय और चाइना पर नजर रख सके। घबराइए मत, जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसा होता है, करना पड़ता है। और एक चीज और, चाइना हमारे साथ साथ आजकल अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन गया है, इसलिए अमेरिका और यूरोपीय देश भी चाहते हैं कि वो चाइना पर नजर रखें और नेपाल एक परफेक्ट लोकेशन है जहां से चाइना पर नजर रखी जा सकती है। इसीलिए केपी शर्मा ओली पर हमेशा नेपाल की जनता आरोप लगाती थी कि ये विदेशों से पैसे लेते हैं और हमारे देश की संप्रभुता, निजता दांव में लगाकर उनके सीक्रेट एजेंट को घुस के चाइना में नजर रखने देते हैं, जिससे केवल फायदा होता है इनको और इनके परिवार वालों को। इसीलिए तो इनके बच्चों की फोटो इतनी लैविश लाइफ के साथ, इतनी लग्जरी लाइफ के साथ देखी जाती हैं। और यही सारे कारण इस जेनजी आंदोलन में इनिशियल फ्यूल का काम करते हैं। नेपाल के जेनजी बच्चों का गुस्सा अब धीरे धीरे इंटरनेट पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर देखने को मिलने लगा और सरकार अपना बचाव करने लगी। पहले तो सोशल मीडिया एप्लीकेशन को नेपाल से बैन कर दिया, फिर धीरे धीरे सरकार मोबाइल सिग्नल और वाईफाई कनेक्टिविटी को भी कंट्रोल करने लगी। मतलब जहां सरकार चाहेगी केवल उसी क्षेत्र पर, उसी एरिया पर नेटवर्क आएंगे, बाकी एरिया में नेटवर्क नहीं आएगा। जब आंदोलन और बढ़ने लगा, सरकार के कंट्रोल से बात निकलते दिखाई दी, तब सरकार ने ब्लैकआउट करना शुरू कर दिया। मतलब सरकार जिस एरिया में नहीं चाहती वहां बिजली तक जाना बंद हो गई। आप समझ रहे हैं कि सरकार अपने आप को सेफ रखने के लिए एक आम जनता पर, देश के आम नागरिकों पर कितना जुर्म करने लगी। और जब पानी सर से ऊपर हो गया, नेपाल के लोगों का खून उबाल मारने लगा, तब शुरू हुआ एक्टिव जेनजी प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट को मुख्य रूप से लीड किया इस ग्लोबल एनजीओ ने, जिसमें पूरे नेपाल के चुनिंदा इंजीनियर, टेकी और हैकर शामिल थे, जिनकी उम्र 20 से लेके 35 साल के अंदर ही थी। जब देश की सरकार आताताई हो जाए, न लाइट आ रही है, न मोबाइल में सिग्नल हैं, वाईफाई डेड हो चुके हैं, सोशल मीडिया एप्लीकेशन बैन है, तब लोग कुछ तो उपाय निकालेंगे और जुगाड़ लगाया भी। इन लोगों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसे मैश नेटवर्किंग कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी में हर मोबाइल एक मोबाइल टावर के जैसे बिहेव करता है और एक दूसरे से कनेक्ट होते जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बिना किसी इंटरनेट के ब्लूटूथ के थ्रू चीजें ट्रांसफर की जा सकती है ना, कुछ ऐसे ही काम करती है ये मैश नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। इसीलिए तो जब देश में ब्लैकआउट है, इंटरनेट नहीं है, तब भी एक रात काठमांडू में लगभग 5 लाख जेनजी बच्चे इकट्ठा हो गए, क्योंकि वो सारे लोग डिस्कॉर्ड और इस मैश नेटवर्किंग के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट थे। हाँ, सरकार को पता नहीं था कुछ भी, क्योंकि अगर सरकार को पता चल जाता तो सरकार इसे भी कंट्रोल करने लगती। खैर, ये 5 लाख बच्चे काठमांडू में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब वहां की पुलिस ने इन पर फायरिंग शुरू कर दी और लगभग 70-80 बच्चे ऑन द स्पॉट शहीद हो गए।
इसके बाद जो आंदोलन ने आग पकड़ी है ना, तो नेपाल की सरकार को गिरा के ही शांत हुई है। अब देखो, पहले तो इस आंदोलन में 15, 20 और 25 साल के बच्चे ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उन 70-80 बच्चों को मार दिया गया, उन बच्चों के पेरेंट्स भी सड़कों पर उतर आए और पूरे नेपाल के अलग अलग प्रोफेशंस के लोग इस आंदोलन को सपोर्ट करने लगे। छोटे और अच्छे व्यापारी, उद्योगपति फंडिंग करने लगे। ईमानदार सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ ही धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। जितने भी सरकारी दफ्तर में अच्छे एम्प्लॉय थे, उन्होंने सरकार की बातों को मानना मना कर दिया। लोग अपने अपने तरीके से सरकार का विरोध करने लगे। सबने कहा हम किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देंगे। इस सरकार ने जो भी कानून बनाए हैं, हम उन सभी कानूनों को नहीं मानेंगे। सब लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई। और हर देश में एक ऐसा तबका होता है जिसके पास सरकार के लगभग सारे सीक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स। इन लोगों ने भी इस जनजी प्रोटेस्ट में बहुत मदद की। सरकार के कुछ ऐसे काले चिट्ठे जो अलग अलग जगहों पर रखे थे, उन सभी काले चिट्ठों का एक्सेस ब्यूरोक्रेट्स ने इन जनजी प्रोटेस्टर को देके अपना योगदान दिखाया। और इस प्रोटेस्ट में ना एक ऐसा ग्रुप था जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा था, टेकीज और इंजीनियर्स का ग्रुप। वो जो हमने पहले बात की थी ना मैश नेटवर्किंग की, वो नेपाल के इंजीनियर्स ने ही डेवलप की थी। और ये टेकीज पता है क्या करते थे? जितने भी मंत्री मिनिस्टर पावर में थे, उनके जो राज हैं अलग अलग जगहों पर, सोशल मीडिया में, डार्क वेब में, स्विस बैंक में या कहीं भी हैं, ये टेकी उन सभी डार्क सीक्रेट को निकाल कर उन्हें धमकी दे रहे थे कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो ये सारा काला चिट्ठा न केवल नेपाल के बल्कि पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख देंगे। अब लगभग 30-35 सालों से नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार थी, इसलिए जुड़ते जुड़ते कई सारे ऐसे डार्क सीक्रेट्स हो गए थे जो अगर गलती से भी बाहर आ गए ना, तो ये प्रोटेस्टर और विपक्षी तो छोड़िए, इनके बच्चे भी इनका मुंह देखना पसंद नहीं करेंगे। अब देखिए, कोई भी प्रोटेस्ट बिना लीडर के तो होगा नहीं, इसलिए इन सभी जनजी लोगों ने, और वो जो ग्लोबल एनजीओ की बात हमने पहले की थी ना, और वो विपक्षी पार्टी आरएसपी, इन सब ने मिलकर एक नाम सजेस्ट किया, बालेंद्र शाह। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और इंजीनियर्स का हाल तो आपको पता ही है, इसलिए रैपर बन गए और सरकार के खिलाफ ऐसे गाने लिखते और गाते जिसमें सरकार के काले चिट्ठे सामने आ रहे थे। ये अपने रैप्स के माध्यम से, अपने गानों के माध्यम से सरकार का लगातार विरोध कर रहे थे और काफी पॉपुलर चेहरा भी थे। इसीलिए इस पूरे माहौल ने बालेंद्र शाह को अपना लीडर चुना और पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ 6 अप्रैल 2026 को ये लोग पहुंचे काठमांडू और लगभग सभी सरकारी बिल्डिंगों का घेराव कर लिया। मुख्य रूप से सिंह दरबार जो कि नेपाल का सचिवालय भवन है और शीतल निवास जो कि नेपाल का राष्ट्रपति भवन है, इसे घेर लिया। साथ ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हाउस अरेस्ट कर लिया इस पूरी भीड़ ने और अपने सामने ही केपी शर्मा ओली से और राष्ट्रपति से रिजाइन करवाया। अब किसी भी देश का रूल ये होता है कि बिना हेड ऑफ स्टेट के देश तो चलेगा नहीं, इसलिए 45 दिनों के लिए एक अंतरिम काउंसिल बनाई गई जो कि चुनाव कराएगी और फिर इसके बाद नेपाल में एक नई गवर्नमेंट स्टैब्लिश होगी। यहाँ एक बात हम सबको सीखनी चाहिए कि जब अंतरिम परिषद या इंटरिम काउंसिल बन रही थी ना, तब लोगों ने बालेंद्र शाह को कहा कि आप इसके मुखिया बन जाइए, मतलब अंतरिम प्रधानमंत्री, कुछ समय के लिए, इन 45 दिनों के लिए आप प्रधानमंत्री बन जाइए। तब बालेंद्र शाह ने मना कर दिया कि जब तक मैं जनता के द्वारा चुनकर नहीं आऊंगा तब तक इस देश का मुखिया बनना ठीक नहीं है। ये हम सबके लिए और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करता है कि नेपाल के बच्चों ने नेपाल को भीड़ तंत्र नहीं बनने दिया जैसे अफगान में तालिबान ने किया। उनका मानना था कि हम इस देश की भ्रष्ट सरकार से इस्तीफा लेंगे और फिर चुनाव के बाद पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के बाद सरकार बनेगी। ये इंटरिम काउंसिल पूरे नेपाल में इमरजेंसी इलेक्शन या उपचुनाव कराती है और पूरे नेपाल में 275 सीट हैं, जिनमें से बालेंद्र शाह का ये पूरा ग्रुप और जो उस समय विपक्ष की पार्टी थी आरएसपी, इनके गठबंधन को कुल मिला के 138 सीट मिलती हैं और 30-40 सीट मिलती हैं ये केपी शर्मा ओली की पार्टी को। मतलब कुल मिला के जनजी बच्चों ने जो प्रोटेस्ट किया वो सफल रहा और इस तरीके से नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनाए गए बालेंद्र शाह, जिनकी बात हम पहले कर चुके हैं कि इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और पूरे देश में सरकार के खिलाफ गाने लिखकर रैप फॉर्मेट में गाया करते थे। इसके बाद मैंने जिक्र किया था ना कि जो टेकीज लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, उन्होंने इस प्रोटेस्ट में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो उन टेकी लोगों के जो हीरो थे ना, जिनके पास पूरे नेपाल के सीक्रेट डेटा, डार्क वेब की चाबी थी, उन्हें नेपाल का होम मिनिस्टर, गृह मंत्री बनाया गया सुदुन गोरांग को। और ये जनजी प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ तो था ही, साथ साथ एक पैरेलल टॉपिक और चल रहा था जेंडर इक्वेलिटी को लेकर और इसका नेतृत्व कर रही थी बालिका शाह। इसलिए बालिका शाह को भी सदन में काफी अच्छी पोजीशन दी गई। और पता है ये जेंडर इक्वेलिटी की आवाज क्यों उठाई जा रही थी? क्योंकि केपी शर्मा ओली के 30-35 साल के शासन में लगभग किसी भी महिला को सदन के अंदर चुनकर नहीं भेजा गया।
इसलिए जब इन बच्चों ने सरकार बनाई ना, तो अपने कैबिनेट में 33% रिजर्वेशन दिया महिलाओं को। मतलब कुल 275 सांसद होते हैं और 15 लोगों की कैबिनेट होती है, जो कि नेपाल सरकार कहलाती है। इस 15 लोगों की कैबिनेट में 5 मिनिस्टर फीमेल बनाई गई। आप देख रहे हो इन जेनजी बच्चों का जलवा और इनका सिस्टमैटिक काम। न नेपाल के अंदर और न नेपाल के बाहर इन पर कोई सवाल खड़ा कर सकता है। जैसे ही पूरा सिस्टम सेट हो गया, मंत्री मिनिस्टर तय कर दिए गए, फिर एक दिन बालेन शाह और सुदुन गुरांग ने, जो नेपाल सरकार के सीक्रेट्स थे, दूसरे देशों के साथ जो टाई अप थे, होते हैं ना सीक्रेट एजेंसीज के साथ टाई अप, उन सारे दस्तावेजों को सदन में ही जला दिया और अनाउंस कर दिया कि हम नेपाल का सिस्टम रीसेट कर रहे हैं। और साथ ही ऐसी अच्छी अच्छी घोषणाएं कर दी गई कि नेपाल का शायद ही कोई व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ सोच भी पा रहा होगा। नए गृह मंत्री जी का ये भाषण सुनो, जिसमें वो कह रहे हैं कि नेपाल की पुलिस को पूरा हक है कि वो मेरी होम मिनिस्टर की गाड़ी को भी रोक कर चेक कर सकते। म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दंगा नियन्त्रण गर्न जाँदाखेरि दुईटा हात दिएर पठाछ। कसरी गर्ने दंगा नियन्त्रण? दुईटा हातले आन्दोलन रोक्न सकिँदैन हजुर। हामीले माथिबाट निर्देशन दिँदै गर्दाखेरि तल्लो दर्जाको हाम्रो कर्मचारीहरूले कति रिस्क बेहोरेर तपाईको अगाडि हैं। यार सोच के देखो, ये सुन के किस देश के नागरिक को अच्छा नहीं लगेगा। और इस तरीके से नेपाल में एक पुरानी जर्जर सत्ता का पतन हुआ और एक नई ऊर्जावान सत्ता सृजित की गई। और पूरे नेपाल वासियों ने इस प्रोसेस को नाम दिया सिस्टम रीसेट। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉन्स्पिरेसी की। यहाँ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो शायद हम नहीं देख पा रहे हैं या नेपाल के लोग दिखाना नहीं चाह रहे हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था ना कि 15-20 साल के बच्चे अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज नहीं करा पाते, तो नेपाल के बच्चों ने सरकार बदल दी। तो हो सकता है कि इस इतने बड़े प्रोटेस्ट के पीछे किसी विदेशी ताकत का हाथ हो, जो चाहती हो कि नेपाल में रिजीम चेंज हो। उन्होंने अंदर से नेपाल की जनता को, नेपाल के जेनजी बच्चों को सपोर्ट किया और आज रिजीम चेंज है। अगर ऐसा हुआ भी है तो मेरी एक सलाह है बालेंद्र शाह को और सुदुन गुरांग को कि आप लोग इस ऊंचाई पर अगर किसी गंदी साजिश वाली सीढ़ी की मदद से चढ़े हैं और अब धड़ाम से गिरना नहीं चाहते हैं, तो उस सीढ़ी को पहले ही गिरा दीजिए और अपने देश को अपने हिसाब से, अपने हितों के हिसाब से खुद चलाइए। किसी की कठपुतली मत बन जाना कि किसी के कहने पर, सिखाने पर भारत के साथ कुछ नौटंकी करने लगो या चाइना के साथ कुछ ऊटपटांग हरकत करने लगो। इन सब लफड़ों में बिल्कुल मत पड़ना। अपने देश को अच्छे से, ठीक से चलाओ, ठीक से मैनेज करो और एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश करो। अब आपको मैंने नेपाल की कहानी पता है क्यों सुनाई? क्योंकि इस पूरी कहानी से, इस पूरे सिस्टम रीसेट प्रोग्राम से दो लोग बहुत अच्छी चीज सीख सकते हैं। एक तो भारत की सरकार को ढेर सारी चीजें सीखनी चाहिए कि जेनजी के साथ कैसे डील करनी है। ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जिनसे जेनजी को बिल्कुल वंचित नहीं करना है, और ठीक तरीके से तालमेल बना के हर उम्र के, हर वर्ग के, हर लिंग के, हर धर्म के लोगों को अपने साथ लेकर चलना है। और दूसरा, इस देश का जो जेनजी है ना, वो भी इस घटना से बहुत कुछ सीख सकता है, अपनी ताकत पहचान सकता है। अन्याय के खिलाफ, बुरे लोगों के खिलाफ कैसे आवाज उठाते हैं, ये सब कुछ हमें उन नेपाल के बच्चों से जरूर सीखना चाहिए। और आखिर में नेपाल की नई युवा जेनजी सरकार को ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना देश इस नई सरकार के साथ, नई फॉर्मूले के साथ, नई विचारधारा के साथ ठीक से चलाइए। अगर आप लोग भारत के साथ अच्छे संबंध रखेंगे तो भारत आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। हम आपको सैन्य मदद दे सकते हैं, शैक्षणिक मदद दे सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, हायर टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। और अगर किसी दूसरे देश के बहकावे में आकर भारत के खिलाफ कोई एक भी साजिश करने की कोशिश की तो भारत आपको सोचने और संभलने का मौका भी नहीं देगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।